नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परंपराओं को तकनीक से जोड़कर विकास के रास्तों पर आपको आगे ले जाने वाले कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपके अनुभवों को समृद्ध किया जाए, आपके ही साथियों की सफलता की कहानी आप तक पहुंचाई जाए और साथ ही साथ नवीनतम खोजों से आपको अवगत कराया जाए। तो चलिए कार्यक्रम की कड़ी में आज भी करेंगे कुछ ऐसी ही कोशिश, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। प्रसव काल में पशुओं का रखे खास ख्याल, ब्रायलर मुर्गी पालन लाभदायक और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्प्रिंकलर मशीन। पशुपालक बंधुओं, अधिक दूध उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके प्रसव के समय में उनकी किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। अगर पशु को बच्चा देने से पहले और बच्चा देने के बाद देखभाल में थोड़ी सी भी कमी या लापरवाही हो जाती है तो उसके बच्चे व दूध की पैदावार बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इन दिनों पशुओं को भोजन ऐसा दे जो हल्का व जल्दी पचने वाला हो। भोजन की मात्रा एकदम से न बढ़ाएं। प्रसूति से लगभग 2 महीने पहले से ही उसको संतुलित आहार देना शुरू कर दें, जिससे कि माता व बच्चे दोनों को उचित मात्रा में प्रोटीन व विटामिन प्राप्त होते रहे। साथ ही पशु घर में सफाई व रोशनी भी पूरी तरह से व्यवस्था हो। ब्रायलर फार्मिंग में थोड़ी सावधानी आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ा सकती है। जैसे कि दाना ब्रायलर चूजों के उम्र और वजन के अनुसार दिया जाता है। इन्हें हम प्री स्टार्टर या स्टार्टर और फिनिशर कह सकते हैं। मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा खर्च उनके दाने पर होता है। दाने में प्रोटीन और इसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। मुर्गियों को उचित मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन मिले, इसके लिए मुर्गियों को नियमित रूप से अमीनो पाउडर दें। इससे न केवल मुर्गों को वजन तेजी से बढ़ेगा, बल्कि उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ेगी और बीमारी का डर कम रहेगा। इसके अलावा आप चूजों को मक्का, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली और जौ, गेहूं आदि भी दे सकते हैं। किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही कर्मठ सब्जी उत्पादक रोशन कुमार से, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और नेनुआ के उत्पादन से जुड़े हैं। इन्होंने 1 बीघे में नेनुआ की फसल लगाई है और 2 गुने मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं नेनुआ के उत्पादन से जुड़ के उन्हें अनुभव। 1 बीघा में खेती किए नेनुआ के, उसमें 15,000 की लागत लगा है या 35,000 हमारा फायदा होगा उसमें। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए खाद्य फसलों के अलावा कुछ अन्य फसलों का उत्पादन भी लाभकारी हो सकता है। ऐसी ही एक फसल बांस की है, जिसमें मेहनत कम है और कमाई बहुत ज़्यादा। बांस की फसल करीब 40 साल तक बांस देती रहती है। सरकार की तरफ से इस फसल के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। बांस उन उत्पादों में से एक है जिनकी निरंतर मांग बनी रहती है। कागज निर्माताओं के अलावा बांस का उपयोग कार्बनिक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जो कपास की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव खेत और जलवायु के अनुरूप किया जाना चाहिए। बांस एक ऐसी फसल है जिसका धार्मिक और आर्थिक दोनों रूप में महत्व है। यूं तो इसकी अनेकों किस्मों को उगाया जाता है, किंतु भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रजातियां ऐसी है जिन्हें व्यापारिक तौर पर उगाया जाता है, जो इस प्रकार है: बम्बूसा बाल्कोआ, बम्बूसा तुलदा, डेंड्रोकलामस सख्त, मेलोकन्ना बम्बूसोइड्स, थ्रोस्टैचिस ओलिवेरी, डेंड्रोकलामस हैमिल्टन, बम्बूसा वल्गिरिस, बम्बूसा नूतन, बम्बूसा बम्बोस, बम्बूसा पॉलीमोर्फा, बम्बूसा पलिडा। स्प्रिंकलर या फुहारा सिंचाई तकनीक ड्रिप सिंचाई तकनीक की तरह बूंद बूंद सिंचाई तकनीक है। इसे बौछारी सिंचाई भी कहा जाता है। इसमें पानी पौधों के जड़ों में नहीं जाकर वर्षा के फुहारों की तरह गिरता है।
यह सिंचाई करने का आधुनिक तरीका है। इसमें छिद्र वाली नालियों से जल का प्रवाह किया जाता है और फुहारों की तरह पानी की बूंदें पौधों पर गिरती है। इससे पानी की बचत भी होती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए अब चलते हैं गेहूं और चावल के ताज़ा भाव बाढ़ चावल मंडी से। गेहूं लोकल 2,900 प्रति क्विंटल, सुपर चावल 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4,400 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 8,900 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय हो चला है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दुनिया भर में एक प्रभावशाली कृषि महाशक्ति है भारत, जिसके अन्नदाता खासकर छोटे किसानों की कुछ मूलभूत समस्याएं रही हैं, जैसे कृषि में आधुनिकीकरण व लाभकारी कृषि यंत्रों का अभाव। इस समस्या को दूर करने के लिए खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों की आमदनी बढ़ाने के वर्तमान सरकार के संकल्प के साथ शुरू हुआ एक खास प्रयास SMAM योजना यानी कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहाँ मान लिया गया टेक्नोलॉजी एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में कृषि में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल एवं कृषि के यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन के जरिए भारतीय किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। वर्ष 2014 से आज तक सब मिशन योजना के मार्फत हजारों किसान परिवारों की जिंदगी में न सिर्फ सुखद बदलाव आया है, बल्कि वे दुविधा से निकलकर सुविधा के मार्ग पर कदम ताल कर रहे हैं। सरकार ने हमें बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है। इससे हम कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, कमाते भी हैं जी। और हमारे बच्चे जो पहले इस काम में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, अब हमें देखने के बाद वो पढ़ाई के साथ साथ इसमें हमारी मदद भी करते हैं और आगे भी वो इस काम को संभालना चाहते हैं। वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत से अब तक विभिन्न राज्य सरकारों को 6,000 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए जा चुके हैं। इससे देश भर में किसानों के लिए 15 लाख से अधिक लाभकारी मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। यही नहीं, देश भर में लगभग 43,000 कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब और फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित किए गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक इक्विपमेंट हब का उद्देश्य किसानों को किराए के आधार पर मशीन और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में किसी भी परियोजना की लागत 60 लाख रुपए तक हो सकती है और हाईटेक हब के लिए ये 2.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सरकार द्वारा देश भर में स्थापित फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में किसानों को नए कृषि उपकरणों की जानकारी और इन्हें इस्तेमाल करने की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ किसानों को उन्नत खेती की नवीनतम जानकारियां भी दी जा रही हैं। इन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रशिक्षु किसानों के रहने व खाने की मुफ्त सुविधा तो है ही, साथ ही इंस्टीट्यूट तक आने जाने का किराया भी दिया जाता है। ट्रेनिंग लगी है कुछ दिनों की, जिससे मुझे बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में जानने के लिए मिला है। এই প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা মই এই বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ যে ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৃষকসকলে বহু কাম কম সময়ত কম খৰচত কম কষ্ট খেতি কৰি আমি বহুখিনি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। कृषि में ड्रोन का उपयोग बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। इनसे फसलों की निगरानी करना व दवा का छिड़काव करना बेहद आसान हो गया है। इससे खेती की लागत में भी कमी आई है। SMAM योजना के तहत फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को किसानों के लिए ड्रोन प्रदर्शन हेतु आकस्मिक खर्च व ड्रोन खरीद पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
जिससे लाभार्थी किसानों ने फायदा उठाकर अपने उत्पादन को बढ़ाया है। SMAM स्कीम का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। SMAM स्कीम के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। न्यू इंडिया की इस बदलती हुई खुशनुमा तस्वीर को संभव बनाया है गांव, गरीब और वंचितों के हित को समर्पित मोदी सरकार के उस संकल्प ने, जिसका लक्ष्य है हर किसान की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। हमें खुशी है SMAM योजना अपने प्रयासों से हमारे अन्नदाता को हर क्षण दुविधा से सुविधा की ओर ले जा रही है। खबरें खेती की में अभी रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। जाना अपने मंडी का भाव, लिया जायजा नवीनतम तकनीकों और उपकरणों का, साथ ही साथ जाना अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, जहां हम जानेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कुछ सीमित जगहों पर होता रहा है, लेकिन कैसे इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर हम कर सकते हैं और कैसे वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ये जानने वाली बात है। तो आइए अपने विशेषज्ञ से अब जानते हैं स्ट्रॉबेरी की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। अपना प्रदेश आम और लीची के उत्पादन के लिए तो विश्व प्रसिद्ध है। इसके सिवाय अब हमारे किसान स्ट्रॉबेरी की भी खेती करने लगे हैं। चूँकि स्ट्रॉबेरी की खेती कम समय में और बहुत ही लाभ देने वाली खेती है, चूँकि यह हमारे किसानों के लिए एक नया विषय है, तो इसलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इसके बारे में जानें कि स्ट्रॉबेरी की खेती जब कर रहे हैं तो किस तरह की मिट्टी इसके लिए ज़रूरी है, इसके जो बेबी प्लांट हैं यानी कि छोटे पौधे हैं वो कहाँ से मंगाएं और किस तरह की प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। जब इस तरह की जानकारी किसान बंधुओं आप रखेंगे तो कम से कम हानि होने का अवसर रहेगा आपके पास। तो किसान बंधुओं आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा के वरीय वैज्ञानिक तथा प्रधान डॉक्टर नित्यानंद। सर बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल के साथ और बहुत ज़रूरी भी है कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ कि चूँकि यह हमारे बिहार के किसानों के लिए एक नया तरह का एक तरह से उनके लिए नया अवसर भी है, तो जब वो इसकी खेती करने जा रहे हैं तो किस तरह के मिट्टी का वो चयन करें, साथ ही इसका जो पौधा है वो कहाँ से वो मंगाएंगे वो। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों में हमारा प्रदेश स्ट्रॉबेरी की खेती में काफ़ी आगे बढ़ा है और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त चीज़ है वो है स्थल का चयन करना। क्योंकि ये जो खेती हम कर रहे हैं खुले क्षेत्र में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ऐसे मिट्टी का चयन करना चाहिए जो ऊंची भूमि हो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ कितनी भी बारिश हो जाए वहाँ पे पानी नहीं लगनी चाहिए, हल्की मिट्टी हो, तो वो इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। दूसरा चीज़ है कि जब हम स्ट्रॉबेरी की खेती की विचार जैसे ही हमारे मन में आता है तो सबसे अहम चीज़ है कि हमको ड्रिप सिस्टम अपने उस खेत में लगाना होगा। क्योंकि ये ऐसा फसल नहीं है कि इसमें आप मेलवानी जो अपने यहाँ किसान जो पानी पटवन करते हैं उस तरह से अगर पटवन करेंगे तो हमारा जो ये पौधा है वो प्रभावित होगा, उसमें बीमारियां आएंगी और वो पौधा समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए ड्रिप सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, वो किसान भाइयों को अपने खेत पे लगाना पड़ेगा। अब तीसरा जो प्रश्न है कि इसके लिए पौधा कहाँ से आएगा। अभी जो औरंगाबाद ज़िला में बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र में करीब 250 एकड़ में जो है स्ट्रॉबेरी की खेती किसान कर रहे हैं और वहाँ महाबलेश्वर से है, पूना से है और आने वाले दिनों में अगले वर्ष से हमारा जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने हमारे विश्वविद्यालय ने तैयार किया है और बिहार कृषि विश्वविद्यालय शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट किया है और उसके साथ वहाँ पौधा हम तैयार करने जाएंगे। क्योंकि स्ट्रॉबेरी की खेती में पौधा सबसे महत्वपूर्ण है। 1 एकड़ में अगर हम बात करें पौधे की तो करीब 22 से 24 हज़ार पौधे लगते हैं और एक पौधा बिहार लाने में, चाहे हम महाबलेश्वर से लाते हैं या पूना से लाते हैं, हमारे यहाँ के किसान कभी कभी इटली से भी मंगाते हैं,
तो एक पौधा को यहाँ लाने में 14 से लेके 16 रुपये खर्च होता है। और स्ट्रॉबेरी की खेती में सबसे अहम जो व्यय है वो पौधे के ऊपर ही होता है। तो हम वहाँ से मंगवा सकते हैं। आने वाले वर्षों में, अगले वर्ष से ही, यानी 2024 से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी हम पौधा मंगवा सकते हैं। सर, ये तो जो दो बातें अहम हो गई, मिट्टी का चयन और कहाँ से वो पौधा मंगवाएं। तीसरी जो अहम बात आ रही है कि चूँकि हमारे किसानों के लिए बताया कि वो इसके और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो अन्य जो क्रियाएं हैं खेत का, चाहे उस समतलीकरण हो या अन्य जो क्रियाएं हैं प्रबंधन, उसका वो किस तरह ध्यान रखें। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए इसका जो लगाने का जो सही समय है वो 15 सितंबर के बाद से लेके 15 नवंबर तक किसान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज़ आता है भूमि की तैयारी करना। अब भूमि की तैयारी करना, तो इसके लिए किसान जब भी प्लान किए हैं कि कब उनको लगाना है, उससे कम से कम 20 दिन पहले किसान को अपने खेत की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और उस समय में प्रति हेक्टेयर 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद को उसको मिलाना है। लेकिन उस गोबर की खाद में देख लेना है कि किसी प्रकार का कीट उसमें नहीं हो। इसके लिए हम लोग क्लोरीपाइरीफॉस का डस्ट आता है, खेत में डालने से पहले हम अगर उसको मिला देते हैं, उसमें 24 घंटा हम छोड़ देते हैं तो वो कीट निकल जाता है। तो उसको अपने खेत में मिलाना है। उसके बाद 20 किलो नत्रजन, 20 किलो फास्फेट और 15 किलो पोटास प्रति एकड़ के दर से हमको उस खेत में मिलाना है। तत्पश्चात हमको बेड बनाना पड़ता है। 1 मीटर चौड़ा होगा वो बेड, और लंबाई आपके खेत के आकार के ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। और 35 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। और उसके ऊपर लगाते समय जो है वर्मी कंपोस्ट का जो है प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ जो है उथली होती है। ड्रिप सिस्टम लगा होना चाहिए जिससे। और दूसरा जो अहम चीज़ है कि मल्चिंग की भी व्यवस्था हमारे किसान को करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा पौधा होता है, इसका जो फल है वो सतह पे आ जाता है। और अगर हमने मल्चिंग नहीं किया है तो फल की क्वालिटी ख़राब होगी, क्योंकि इसमें जो सिंचाई है शुरुआती अवस्था में हल्की सिंचाई करनी होती है। केवल जो जड़ क्षेत्र है उसी को हमको भिगोना होता है। तो 3 दिन के अंतराल पे हमको सिंचाई देनी होती है। लेकिन जब फल आता है, जब फल आ जाएगा, उसके बाद हमको हर 2 दिन पर सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, जिससे कि फल रसदार हो, फल का आकार अच्छा हो, फल अधिक उत्पादन दे सके। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर, समय कम है, संक्षेप में ही कि स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों को किस तरह के लाभ की संभावना है। स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत खर्चीली खेती है। 1 एकड़ में अगर हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी को लगाते हैं तो लगभग 6.5 लाख रुपए का व्यय आता है। लेकिन उससे जो आय प्राप्त होता है, अगर हम कुल आय की बात करें तो 14 से 16 लाख रुपया एकड़ में आता है। अगर हम शुद्ध लाभ की बात करें तो करीब 8 से 10 लाख रुपया हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। थोड़ा मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा। और जितना अगर ठंड का पीरियड बढ़ जाता है तो हमको लाभ उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा पर हेक्टेयर जो इसका उत्पादन है 250 से लेके 350 कुंटल तक आता है। सर, स्ट्रॉबेरी हमारे बिहार के लिए और किसानों के लिए एक नई फसल ज़रूर है यहाँ के, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने बताया है और वो जिस आपकी बातों का अगर अनुसरण करते हैं तो उन्हें अच्छी खेती कर पाएंगे। आज कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आहार की उपयोगिता न केवल मनुष्यों के लिए होती है, बल्कि पशुओं के लिए भी उतनी ही होती है, और मछलियों के लिए भी। तो मत्स्य पालन में आहार की उपयोगिता पर अब लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस अगली भेंटवार्ता के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों, राज्य में जो किसान मछली पालन कर रहे हैं उन्हें मौसम के अनुरूप इसका आहार प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम के साथ मछलियों के खुराक में भी परिवर्तन होता है, जिसकी सही जानकारी हमारे अधिकतर किसान भाइयों को नहीं होती, जिससे मछलियों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए मछलियों को कब, कैसे और कितना आहार देना चाहिए जानेंगे हम अपने विशेषज्ञ से। तो आज का हमारा विषय है मत्स्य पालन में आहार की उपयोगिता, और इस पर सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं कॉलेज ऑफ फिशरी किशनगंज से।
सर, जैसा कि हम आहार प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मछलियों को किस प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है। अलग अलग मछलियों में अलग अलग प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है। आहार जैसे हम लोगों में आहार के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य में भी जो आहार चाहिए, जो खाना चाहिए, उसमें संपूर्ण यानी सभी प्रकार के पोषक तत्वों की उपलब्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार मछलियों में भी वैसा आहार चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व की उपलब्धता हो, और वो पोषक तत्व अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है, और अलग अलग जो आकार होती है मछलियों का, एज होता है, उसके अनुसार भी अलग अलग होता है। तो उसमें मुख्य रूप से जो संपूर्ण आहार की बात करते हैं और पोषक तत्वों की बात करते हैं, तो उसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल ये अगर उपलब्ध हो उनके प्रजातियों के अनुरूप जितना उनको ज़रूरत है, तो वो आहार सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे अच्छा माना जाता है। सर, आपने अभी बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, आगे आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि हमारे किसान भाई मछलियों के लिए आहार किस प्रकार बनाएं और उसकी सामग्रियों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे किसान भाई छोटे किसान होते हैं, बिहार और यूपी में जो अधिकतर किसान होते हैं छोटे स्तर पर होते हैं, छोटे तालाब होते हैं उनके पास। तो उनके पास जो आहार की जो उपलब्धता होती है, मार्केट में बहुत सारे कमर्शियल फीड है जो अवेलेबल है, बट छोटे स्तर के जो किसान के उनकी उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो वो किसान अपने तालाब पर भी बना सकते हैं। तो तालाब पर बनाने के लिए उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे जिससे आहार बनाते हैं जिन सामग्रियों से, उन सामग्रियों का चुनाव करना। तो उन सामग्रियों को चुनाव करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो सामग्री की उपलब्धता है या नहीं, उस सामग्री में पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्ध है या नहीं, और वो सामग्री अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ सस्ता होना चाहिए। तो अगर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, जैसे कहने का मतलब है कि जो कृषि से अपशिष्ट, जैसे सरसों की खली, मूंगफली की खली, राइस ब्रान, व्हीट फ्लोर और जो मक्के का जो ब्रान है, उन सब की सहायता से किसान बंधु अपना आहार बना सकते हैं। हाँ, तो सामग्रियों का चुनाव अगर कर लेते हैं, तो जिस मछली के लिए खाना बना रहे हैं उस मछली में ये हमको पता होना चाहिए कि उस मछली में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्या है या फिर वसा का रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करेंगे, एक से अधिक सामग्रियों का चुनाव करेंगे और दोनों सामग्रियों को मिला करके, जैसे बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, जैसे सरसों की खली है, मूंगफली की खली है, उसमें 30 से 40% प्रोटीन होती है, और जो राइस ब्रान है या फिर मक्के का आटा है उसमें 10 से 12% प्रोटीन होती है। तो किसान बंधु उसको आधे आधे मिला ले, दोनों को 50-50% मिला ले, तो लगभग वो 25 से 30% के आसपास प्रोटीन हो जाती है। और उसको दोनों को मिक्स करके, और वो आहार बनाने वाले मशीन, जैसे प्लेटाइजर मशीन, आहार बनाने के लिए बहुत सारे मशीन की आवश्यकता होती है, जैसे ग्राइंडर है, मिक्सर है, प्लेटाइजर मशीन है। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां से फीड मिल का जो फीड मिल की जो सुविधाएं हैं वो ले सकते हैं और उससे आहार बना सकते हैं। सर, अभी आपने बताई आहार बनाने की विधि के बारे में। आगे आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आहार प्रबंधन क्या होता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो हमारे किसान भाई इसका प्रबंधन कैसे करें, ये आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। उस आहार का उपयोग, कहने का मतलब है कि उस आहार को कैसे देना है, कब देना है और हमें कितना देना है और किन किन बातों का ध्यान देना है। तो इसमें हम 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम आकर्षित करना चाहेंगे। पहला तो यह है कि कितना देना है। तो आहार को उसके वज़न के हिसाब से, जैसे और कोई मछली अगर 10 ग्राम की है या फिर 100 ग्राम की है, तो दोनों मछलियों में आहार का जो आवश्यकता है वो अलग अलग है। छोटी मछलियां हैं, जैसे 1 ग्राम की है या फिर 10 ग्राम की है या 100 ग्राम की है, तो जो 1 ग्राम की मछलियां होगा उसमें आहार की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बट किंतु जो 100 ग्राम की है या फिर 10 ग्राम की है उसकी आवश्यकताएं घटती जाती है, क्योंकि छोटी मछलियां है उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो उसमें आहार की आवश्यकता अधिक होती है। और जो बड़ी मछलियाँ होता है उसका विकास कम होता है, तो उसकी आहार की आवश्यकताएं कम होती है। तो ज़्यादा देने से भी बड़ी मछली में हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे आहार को क्या होते हैं उतना उपयोग नहीं कर पाते हैं, वे वेस्ट होने लगते हैं, नुकसान होते हैं और वो तालाब में को प्रदूषित करने लगते हैं। सर, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं जिससे हमारे किसान भाई जो मत्स्य पालन कर रहे हैं उन्हें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो? हम किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहते हैं कि आहार को देते वक्त या देने से पहले उसकी सही जानकारी लेकर के हमको ज़्यादा नहीं दे। ज़्यादा देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लागत मूल्य का 60 से 70% अगर
खर्च यहाँ होता है, तो हमें यहाँ पे अगर कटौती हो जाती है इस प्रबंधन से, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। ज़्यादा देने से वेस्टेज है वो यूज नहीं करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं। पानी को प्रदूषित करने से क्या होते हैं कि मछलियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी आती हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियाँ, कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना और अपनों का ख्याल। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।